हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। पहले तुम अपना मास्टर्स पूरा कर लो, उसके बाद मैं खुद तुम्हें एक नई गाड़ी गिफ्ट में दूंगी, ये पक्का रहा। शत्रुपा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। आशी को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। आखिर उसने इतना सारा ड्रामा गाड़ी के लिए ही तो क्रिएट किया था। जाते जाते वो दौड़ती हुई शत्रुपा देवी के पास आई और उनके गले में अपनी बाहें डाल दी। यू आर ग्रेट बड़ी माँ, आप ही मुझे समझती हैं, बाकी सब तो मुझ पर इमोशनल टॉर्चर करना जानते हैं। आशी नव्या जी की तरफ खुश होकर देखती हुई बोली। आशी के इस रिएक्शन पर नव्या जी अपना मन मारकर रह गईं। वैसे भी वो शत्रुपा देवी के आगे आशी को कुछ बोल भी तो नहीं सकती थीं। वो कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन पुलकित सिंह नजरों का इशारा समझकर चुप रह गईं। आशी अंशुमन के साथ अपनी यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई, तो शत्रुपा देवी पुलकित सिंह और समर्थ सिंह के साथ ड्राइंग रूम में आकर बैठ गईं। नव्या जी और दामिनी जी मेड की हेल्प से जूठे बर्तन समेट रही थीं। बड़ी रानी सा विक्रम कुंवर ने अपनी रिपोर्ट भेजी है। वो पिछले 7 दिनों से एक वर्ल्ड वाइड टूर पर थे, जिसमें कि हमारी कंपनी को कई फायदे हुए हैं। इस 7 दिनों के टूर में उनके 2 दिन सेमिनार के थे, लेकिन बाकी बचे हुए टाइम को इन्होंने काफी अच्छा यूज किया है। कई बड़ी कंपनियों के साथ लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर किए हैं, तो करीब 25 छोटी बड़ी कंपनियों को टेक ओवर किया है। अपनी कंपनी का ग्राफ कुंवर दिन पर दिन ऊपर लेकर जा रहे हैं। अब हमें लगता है कि ये बिना किसी मदद के पूरे रॉयल्स बुंदेला को अकेले संभाल सकते हैं। पुलकित सिंह ने खुश होते हुए अपना लैपटॉप शत्रुपा देवी के आगे कर दिया। पुलकित सिंह की बात सुनकर और अपनी कंपनी के हाई मार्केट वैल्यू शेयर देखकर शत्रुपा देवी मुस्कुरा उठीं। ये बात तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ कि मेरे कुंवर साहब बड़े ब्रिलियंट हैं। आज तक इन्होंने हमें कभी भी निराश नहीं किया है, ना ही एजुकेशन को लेकर और ना ही बिजनेस को लेकर। शत्रुपा देवी की बातों में उनका विक्रम के लिए प्राउड सब आसानी से फील कर सकते थे। अब हमें ऑफिस के लिए निकलना चाहिए, वरना हम मीटिंग के लिए लेट हो जाएंगे, शत्रुपा देवी खड़े होते हुए बोली। सॉरी रानी मासा, आज जो मीटिंग होने वाली थी, पुलकित सिंह ने धीरे से कहा। होने वाली थी का क्या मतलब? मीटिंग कैंसिल हो गई, पुलकित सिंह आंखें झुकाते हुए बोले। पर क्यों? शत्रुपा देवी ने हैरान होते हुए पूछा। कुंवर सा ने सारी रिपोर्ट हमें मेल कर दी है और कुछ फैक्स भी किए हैं, साथ में ये नोट भेजा है। पुलकित सिंह ने विक्रम का मेल ओपन कर दिया। रिस्पेक्टेड काकोसा, हमने जो भी कुछ किया है वो सब कुछ आपको मेल कर दिया है। आप ये सब बड़ी मासा को दे देंगे। वो जो चाहती हैं हम वही कर रहे हैं। बाकी वो हमें अपने पास बुलाना नहीं चाहते, तो हम भी उनसे मिलना नहीं चाहते, इसलिए इस मीटिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बाकी जहाँ कोई भी कुछ डाउट होगा, आप विकल्प से क्लियर कर लेंगे। टेक केयर। शत्रुपा देवी ने विक्रम का मेल पढ़ा। ये लड़का भी ना एक नंबर का जिद्दी है। हम इससे मिलकर इसे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते थे, पर इसमें तो अपनी अलग ही जिद पकड़ ली है। शत्रुपा देवी की उदासी उनके चेहरे से दिखाई पड़ रही थी। इतना नहीं सोचिए बुआ सा, कुछ दिनों में गुस्सा उतर जाएगा तो खुद ब खुद आपसे बात करेगा। मैं उससे बात करूंगा। समर्थ सिंह के चुपचाप सारी बात सुन रहे थे, शत्रुपा देवी को हिम्मत देते हुए बोले। क्या बात करिएगा समर्थ, जब वो समझना ही नहीं चाहता कि हमने उसकी सेफ्टी के लिए ही उसे यहाँ से हटाया है। शत्रुपा देवी का सुंदर चेहरा अफसोस में घिरा हुआ था। मुझे लगता है कि अब हमें विक्रम कुंवर को सारी बातें बता देनी चाहिए, शायद इस तरह से वो यहाँ आने की जिद छोड़ दे। पुलकित सिंह ने अपनी राय दी। कोई फायदा नहीं होगा पुलकित, हम अपने पोते को अच्छी तरह से जानते हैं। जिद तो इन लोगों को खून में मिली है। विक्रम तो अपने पापा और दादा से भी ज्यादा जिद्दी है। इस बात को जानते ही वो फिर से इस मौत के प्रोजेक्ट को रीओपन कर देगा, शत्रुपा देवी सोचते हुए बोली। ये तो वो कर ही रहे हैं। पुलकित सिंह और समर्थ सिंह के दिमाग में एक साथ जवाब आया, लेकिन बोलने से पहले दोनों आंखों में इशारा कर रहे थे कि उन्हें अभी आगे वाली बात शत्रुपा देवी को बतानी चाहिए या नहीं। क्या हुआ? शत्रुपा देवी ने दोनों को आंखों में इशारे करते हुए देखकर पूछा। इसके पहले कि वो कुछ बोलते, लगातार बर्तनों के गिरने की आवाज आई और एक साथ नव्या जी, दामिनी जी और उर्मिला की चीखने की आवाज सुनाई पड़ी।
बुंदेला पैलेस का ये पुराना रूल था कि सबसे पहले किचन में जो कुछ भी बनता था, बुंदेला पैलेस के मुख्य शेफ महाराज जी भगवान के भोग के लिए चांदी की थाली में निकाल देते थे और उसके बाद गौ माता के लिए भी अलग थाली निकाल देते थे। घर में कोई खाना जूठा करे उसके पहले ही महाराज जी भोग की थाली लेकर मंदिर की ओर चले गए थे और गौ माता की थाली वहीं पर उन्होंने ढक कर रख दी थी, जो कि उर्मिला ले जाकर गौशाला में देने वाली थी। आज सुबह सबको अपने काम पर जल्दी जाने के कारण सब लोग ब्रेकफास्ट के टेबल पर बैठ गए थे और उर्मिला किचन का काम निपटाने लगी थी। इस कारण वो थाली किचन के स्लैब पर ही एक किनारे ढक कर रख दी गई थी। किचन का काम निपटाकर उर्मिला ने गौशाला में जाने के लिए जैसे ही गौमाता की थाली का ढक्कन हटाया, बर्तन उसके हाथ से छूट गया। उसने जो कुछ भी देखा था उसे देखकर एक पल के लिए तो वो वहीं पर शॉक्ड होकर खड़ी रह गई, लेकिन जब उसे अपने हाथ पर कुछ काटने का एहसास हुआ तो वो तेजी से चिल्लाते हुए भागी। ओरी मोरी मैया, ये क्या हो गया? हर हर महादेव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। नव्या जी और दामिनी जी भी उसी समय किचन में पानी लेने के लिए आई थीं। उन्होंने इस तरह से उर्मिला को चिल्लाते हुए देखा तो उसकी तरफ चली गईं। गौ माता की थाली देखकर उन दोनों के हाथ से भी पानी की बोतल छूटकर गिर गई और वो लगभग चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागीं। पूरी थाली में छोटे बड़े काले रंग के दाने की तरह कीड़े रेंग रहे थे। ये इतनी संख्या में थे कि इन्होंने पूरी थाली को गंदा तो कर ही दिया था, अब वहां से निकलकर स्लैब पर रेंग रहे थे, जिसके कारण पूरा किचन धीरे धीरे कीड़ों से भर गया था। एक्सपोर्टेड व्हाइट मार्बल से बना हुआ किचन पूरी तरह से इन कीड़ों से भरने लगा था। पता नहीं एक ही थाली में से कितने सारे कीड़े पैदा होते जा रहे थे। ये सब देखकर नव्या जी और दामिनी जी के तो तोते उड़ गए थे। वो दोनों चीखते चिल्लाते आईं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये कैसे हो गया? नव्या जी और दामिनी आपस में घबराई हुई बोल रही थीं। उन लोगों की आवाज इतनी तेज थी कि घर के लगभग सभी नौकर दौड़ते हुए किचन की तरफ आने लगे, लेकिन कीड़ों की बढ़ती हुई संख्या को देखकर वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए। तब एक सर्वेंट ने पानी का पाइप किचन की तरफ खोल दिया ताकि पानी के फोर्स से ये कीड़े नाली में बह जाएं। लेकिन कीड़े उस पानी में भी रेंगते हुए ऊपर दीवार पर अब चढ़ रहे थे। धीरे धीरे ये पूरे किचन में फैल रहे थे। इधर ड्राइंग रूम में शत्रुपा देवी, पारो और समर्थ सिंह पुलकित सिंह के साथ बैठी हुई बातें कर रही थीं। एक तो विक्रम की मीटिंग कैंसिल करने के कारण शत्रुपा देवी दुखी थीं। उनकी कंडीशन को देखकर समर्थ सिंह और पुलकित सिंह काफी परेशान थे और ऊपर से घर में हो रहा इतना शोर, कभी बर्तन पटके जा रहे थे तो कभी किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ये सब सुनकर दोनों अच्छे खासे चिढ़ बैठे और तेजी से किचन की तरफ आए। क्या हो गया तुमको? क्यों बेवजह का इतना चिल्ला रही हो? समर्थ सिंह दामिनी के पास पहुंचा। वो किचन में दामिनी जी अपनी आंख बंद किए हुए ही बोली। उनके आंखों के आगे अभी भी वो सीन घूम रहा था, जिससे उनका सर भी घूमने लगा था। वहीं नव्या जी के तो दिमाग पर ये सीन चढ़ गया था। हर वक्त साफ सफाई करने वाली नव्या जी जमीन पर रेंगते हुए कीड़े को देखकर घृणा से भर उठी थीं। नव्या जी को अब उल्टी आनी शुरू हो गई थी। वो तेजी से अपना मुंह बंद किए हुए वॉशरूम की तरफ भागीं। अब इसको क्या हुआ? समर्थ सिंह ने दामिनी से पूछा। मुझसे क्या पूछते हो? खुद जाकर के देखो ना और मेरे सामने से हटो, वरना मुझे यही वॉमिटिंग हो जाएगी। फिर मत गुस्सा करना। अपनी आंख बंद किए हुए ही वो बाहर निकली और उधर से आ रही शत्रुपा देवी से टकराई। क्या हुआ दामिनी, तुम आंखें बंद करके क्यों चल रही हो? शत्रुपा देवी को अच्छी खासी हैरानी हुई। कुछ नहीं बुआ सा, जो भी है किचन में जाकर देख लीजिए। अभी प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे वॉमिटिंग आ रही है। दामिनी कोई प्रॉपर आंसर दिए बिना तेजी से उधर से वॉशरूम की तरफ भागी। वहीं उर्मिला का अपना हाथ झटकते झटकते बुरा हाल था। कुछ कीड़े उसके हाथ पर चढ़ने लगे थे और वो तेजी से उनसे अपने हाथ को छुड़ाने के लिए ऊंची ऊंची जंप ले रही थी। पागल हो गई हो क्या तुम? इस तरह से कूद क्यों रही हो? शत्रुपा देवी ने उसे डांटा। मेरे हाथ में, उर्मिला ने कहते हुए उनके आगे अपना हाथ कर दिया। उर्मिला के हाथ को देखते ही उनके होश उड़ गए थे। ओह नो, ये फिर से होने लगा। पारो और सुचित्रा देवी के मुंह से एक साथ निकला। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा।
पारो तेजी से उर्मिला का हाथ पकड़कर वॉश बेसिन के पास ले गई और नल खोलकर उसके नीचे रख दिया। तेजी से साबुन मलते हुए कीड़ों को वो उर्मिला के हाथ से छुड़ाने लगी। अब तुम्हें कुछ आराम मिलेगा, पारो ने कहा। शायद कीड़े जहरीले थे या फिर उर्मिला उनसे डर गई थी। उसकी हालत खराब हो रही थी। इसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाओ, शत्रुपा देवी ने पास खड़े सर्वेंट से कहा। सर्वेंट तेजी से ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहते हुए बाहर भागा। उर्मिला को हॉस्पिटल के लिए भेजकर शत्रुपा देवी किचन की तरफ बढ़ गई। शत्रुपा देवी को किचन की तरफ आते हुए देखकर समर्थ सिंह और पुलकित सिंह तेजी से किचन से बाहर निकल आए। वो दोनों बड़ा पाइप लेकर सर्वेंट के साथ किचन की दीवारों को धो रहे थे। शत्रुपा देवी को देखते ही उन्होंने किचन का दरवाजा बंद कर दिया। बुआ सा, आप अंदर ना आए तो ही बेहतर होगा, समर्थ सिंह ने धीरे से कहा। वो समझ रहे थे कि अगर शत्रुपा देवी ने इन सब चीजों को देख लिया तो उनके जहन में पुरानी कड़वी यादें फिर से ताज़ा हो जाएंगी। बड़े अफसोस से शत्रुपा देवी ने कहा, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि विक्रम ने या फिर हम में से किसी ने ऐसा क्या किया है जिसके कारण ये घटनाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्या तुम दोनों मुझे बता सकते हो, क्या किसी ने फिर से पुराने महल के आसपास कुछ करने की कोशिश की है? अगर नहीं बता सकते तो जल्दी से पता करो, आखिर ये सब फिर से क्यों हो रहा है? सुमित्रा देवी ने जांचती हुई नजरों के साथ पुलकित सिंह और समर्थ सिंह को देखा। शत्रुपा देवी की बात का जवाब दोनों के पास तो था, लेकिन इस टाइम जवाब देने की कंडीशन में नहीं थे, इसलिए उन दोनों ने अपना सर झुका लिया। शत्रुपा देवी समझ गई कि ये दोनों कुछ न कुछ छुपा रहे हैं, इसलिए उन्होंने खुद आगे बढ़कर किचन का दरवाजा खोल दिया। सामने किचन की दीवार पर खून से लिखा हुआ था, तुम्हारा इंतजार है। शत्रुपा देवी के कदम लड़खड़ा गए। हर हर महादेव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ये किस रास्ते से लेकर जा रहे हो मुझे? गाड़ी को दूसरे रास्ते से जाते हुए देखकर आशी ने पूछा। शॉर्टकट रास्ता है, इधर से जल्दी पहुंच जाएंगे, अंशुमन ने छोटा सा जवाब दिया। शॉर्टकट रास्ता है या मौत का रास्ता है? गाड़ी रोको, मुझे नहीं जाना इस रास्ते से, आशी ने तेजी से कहा। क्यों, अब कॉलेज के लिए देर नहीं हो रही है? अंशुमन ने एक भौं उठाते हुए पूछा। देर होने से क्या होगा, बड़ी खुशी की खबर होगी तो प्रोफेसर की बस एक डांट पड़ेगी, लेकिन अगर उस भूतनी के हाथों लग गए तो सीधे ऊपर का टिकट काट देगी। मुझे इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाना, आशी ने एक सिहरन सी लेते हुए कहा। चुप रहो, शांति से चलो, वरना मुझे तुम्हें गाड़ी से उठाकर बाहर उस पैलेस के दरवाजे पर फेंकने में 1 सेकंड का टाइम नहीं लगेगा, अंशुमन ने गाड़ी का गियर चेंज करते हुए कहा। नहीं नहीं, मुझे इस तरफ से तो बिल्कुल नहीं जाना। अंशुमन को गाड़ी पुराने पैलेस के सामने वाले रास्ते की तरफ से मोड़ते हुए देखकर आशी चिल्लाई। चुपचाप शांति से बैठी रहो, एक तो पहले ही देर कर चुकी हो और अब और देर मत करो, क्योंकि जिस तरह से तुम चिल्ला रही हो ना, उस तरह से भूतनी को अगर पता भी नहीं होगा तो भी जान जाएगी कि कोई इस रास्ते से जा रहा है। बेचारी चैन से सो रही होगी, तुम्हारी चिल्लाहट से उसके भी सर में दर्द हो जाएगा, और अगर वो भूतनी जाग गई ना तो मैं सीधे उस भूतनी के हाथों तुम्हें हैंडओवर करके निकल लूंगा। रोज रोज पिक एंड ड्रॉप की किचकिच खत्म हो जाएगी, अंशुमन ने हल्की सी चिढ़ के साथ कहा। भाई, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि आप मुझे उस भूतनी के हाथों हैंडओवर कर दोगे? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि आपको मुझ पर थोड़ी भी दया नहीं आती? मासूम सा मुंह बनाते हुए आशी ने अंशुमन की तरफ देखा। उसकी इस नौटंकी पर अंशुमन को हंसी आ गई, लेकिन उसने अपनी हंसी अपने होठों में ही दबा ली। तुम और बुरी? मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं तुम्हें बुरी कहूँ? तुम, क्योंकि तुमने तो उसकी भी रिकॉर्ड फेल कर डाले हैं, शराफत के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। और रही बात उस भूतनी के हाथों हैंडओवर करने की, तो लोग अपनी बहनों के लिए महलों का राजकुमार ढूंढते हैं, मैं अपनी बहन के लिए महलों की रानी ढूंढ लूंगा। जैसे वो भूतनी इस पुराने महल की रानी बनकर रहती है, तुम भी उसके साथ इस महल में रानी बनकर भटकना और अपनी बेतुकी बातों से उसका एंटरटेनमेंट करते रहना फ्री ऑफ कॉस्ट, अंशुमन ने आशी को चिढ़ाते हुए कहा। घर चलो, पापा से बताती हूँ, अब वही तुम्हारी अच्छे से क्लास लेंगे, आशी ने मुंह बनाते हुए वार्निंग दी। अंशुमन के होठों पर खुलकर हंसी आ गई, उसकी हंसी तो आशी को और सुलगा गई। ज्यादा दांत दिखाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी रानी को राजा चाहिए होता है, देखना कहीं उस भूतनी को तुम पसंद ना आ जाओ, फिर दोनों राजा रानी आराम से अपने इस भूतिया पैलेस में घूमते रहना और अपनी बेतों की बातों से उसका एंटरटेनमेंट करते रहना, फ्री ऑफ कॉस्ट, अंशुमन ने आशी को चिढ़ाते हुए कहा। घर चलो, पापा से बताती हूँ, अब वही तुम्हारी अच्छे से क्लास लेंगे, अंशुमन के होठों पर खुलकर हंसी आ गई,
उसकी हंसी तो आशी को और सुलगा गई। ज्यादा दांत दिखाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी रानी को राजा चाहिए होता है। देखना कहीं उस भूतनी को तुम पसंद न आ जाओ, फिर दोनों राजा रानी आराम से अपने इस भूतिया पैलेस में घूमते रहना। उसकी बात पर अंशुमन को लगातार हंसी आ रही थी। चलो ये भी अच्छा है, मेरा पीछा तुझसे छूटे या तेरा पीछा मुझसे छूटे, बात तो बराबर ही रहेगी। अंशुमान ने जैसे सरेंडर करते हुए कहा, भाई मैं तुमसे झगड़ा करती हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ या फिर मैं तुम्हें उस भूतनी को ले जाने दूंगी। खबरदार, आज तो बोला, आगे से कहना भी मत। अंशुमन की बात सुनकर आशी डर गई, लेकिन अपना डर तो दिखा नहीं सकती थी। मुंह बनाते हुए अंशुमन की तरफ देखा और फिर वापस अपनी सीट पर शांति से बैठ गई। अरे मेरी प्यारी सी लाडो, मुझसे नाराज हो गई? आशी के गाल खींचते हुए अंशुमन ने कहा। तुमको क्या फर्क पड़ता है? आशी ने अपना गाल छुड़ाया और खिड़की की तरफ मुंह फेर लिया। उसकी इस हरकत पर अंशुमन को खुलकर हंसी आ गई। अजब लड़की है, अभी खुद मुझे उस भूतनी का राजा बना रही थी और जब मैं जाने को तैयार हो गया तो मुंह फुलाकर बैठ गई। अंशुमन ने अपना सर झटकते हुए कहा। गाड़ी रास्ते पर भागती जा रही थी। आशी चुपचाप मुंह फुलाए चुपचाप बैठी थी और अंशुमन रह रहकर एक नजर आशी पर डाल लेता था। वो जानता था कि आशी नाराज है, लेकिन ये भी जानता था कि वो ज्यादा देर तक बिना बोले नहीं रह सकती, इसलिए निश्चिंत भी था। भाई एक बात पूछूं? हाँ बोलो, अंशु ने गाड़ी चलाते हुए ही लापरवाही से कहा। लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि आशी कुछ पूछने के लिए कह रही है तो उसने वार्निंग देते हुए कहा, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करना जिससे मेरे सर में दर्द हो और मैं तुम्हें उठाकर गाड़ी से बाहर फेंक दूं। खड़ूस कही के आशी ने बुरा सा मुंह बनाया। अंशुमन के इस खतरनाक रिएक्शन के बाद आशी का मन उससे कुछ पूछने का हो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो ज्यादा देर तक तो चुप नहीं रह सकती थी और वैसे भी उसके दिमाग में अभी जो बात आ रही थी उसको पूछे बिना तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती थी, वरना उसके पेट में भी दर्द शुरू हो जाता। भाई, पुराने पैलेस को लेकर क्या जितनी भी कहानियां सुनी जाती हैं, क्या वो सच है? पता नहीं, अंशुमन ने लापरवाही से जवाब दिया। तुम्हें तो पता ही होगा, ये बात अलग है कि तुम बताना नहीं चाहते। पागल हो गई हैं क्या? जिस टाइमलाइन की सारी घटना बताई जाती हैं, उस टाइम तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तो मुझे कैसे पता होगा? हाँ, तू पूरे घर की दादी अम्मा है, तो जरूर बता सकती है। अंशुमन ने एक मजाक उड़ाती हुई नजर आशी पर डालते हुए कहा। ये लोग कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आशी ने पैलेस के आसपास कुछ लोगों को सिविल इंजीनियर की ड्रेस में देखते हुए अंशुमन से पूछा। आशी की बात पर अंशुमन ने भी आशी की साइड वाली खिड़की पर नजर डाली। वो बुंदेला के पुराने पैलेस के बाहर से ही जा रहे थे। वहाँ पर कुछ आदमी अपनी मशीनों के साथ खड़े थे। ओ नो, लगता है कि विक्रम कुंवर सा ने गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट लगभग फाइनल कर दिया है और इसके कारण पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट के ऑफिसर सर्वे के लिए आ गए हैं। अंशुमन अपने मन में सोच रहा था, लेकिन इन सब बातों से बेखबर आशी अपनी ही लय में बोलती जा रही थी। क्या इनको पता नहीं है कि यहाँ आना मना है? ये इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड पैलेस है। खिड़की से देखते हुए आशी ने अंशुमन से पूछा। पुराने बुंदेला पैलेस में काम लग गया है, मुझे पापा को जल्दी से जल्दी इस चीज की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अंशुमन कुछ घबराहट के साथ मन में सोच रहा था। क्या हुआ भाई, कुछ बोलते क्यों नहीं? अंशुमन को अपनी बात का जवाब ना देते हुए देखकर आशी ने अपने साउंड की वॉल्यूम कुछ और तेज कर दी थी। कुछ भी नहीं, अंशुमन ने आशी की साइड की खिड़की का पर्दा बिल्कुल बराबर कर दिया। अब तू खिड़की से बाहर भी नहीं देखेगी, चुपचाप शांति से बैठ जा। मेरी ही गलती है कि मैं तुझे इस रास्ते से लेकर आया, अंशुमन चिढ़ते हुए बोला। अंशुमन के पैरों ने एक्सेलरेटर पर दबाव बना दिए थे। गाड़ी की स्पीड 150 का आंकड़ा पार कर चुकी थी। डर के मारे आशी ने अपने आंख बंद कर लिए, लेकिन क्या आंख बंद करने से अनहोनी टल जाती है? इन लोगों के गाड़ी के वहां से निकलते ही बुंदेला के पुराने पैलेस के बाहर अपने काम में लगे हुए लोगों के साथ एक अनहोनी घटनी शुरू हो चुकी थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। राजगढ़ रॉयल पैलेस में इस तरह की डरावनी घटनाएं कुछ दिनों से लगातार होती जा रही थीं, जिसने शत्रुपा देवी को ही नहीं बल्कि पुलकित सिंह और समर्थ सिंह को भी काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। वे दोनों विक्रम और विकल्प के बढ़ते हुए कदम को रोकना चाहते थे, लेकिन कैसे? वे दोनों तो अब फोन भी नहीं उठा रहे थे। क्या हुआ विक्रम, फोन नहीं उठा रहा है? शत्रुपा देवी ने पूछा। नहीं बुआ सा, फोन तो तब रिसीव करता ना जब रिंग जाती। विक्रम क्या, विकल्प का भी फोन नहीं लग रहा है। पता नहीं ये दोनों अपने फोन के साथ क्या करके बैठे हैं। इन लड़कों का भी कुछ समझ में नहीं आता। घर से दूर रहने का क्या मतलब? अपने मन के मालिक हो गए हैं। समर्थ सिंह ने परेशान होते हुए कहा। ज्यादा परेशान मत हो
ऑफिस में फोन करो, वहाँ से कुछ पता चलेगा। हो सकता है किसी मीटिंग में बैठे हों, शत्रुपा देवी ने कहा। जी बुआ सा। समर्थ सिंह ने ऑफिस में फोन लगाया तो पता चला विक्रम और विकल्प शाम से ही बाहर निकले हुए हैं। पुलकित, गाड़ी निकालो, हम इसी समय ऑफिस चलेंगे और न्यूयॉर्क ब्रांच के ऑफिस के मैनेजर को कह दो 2 घंटे के अंदर विक्रम को बोलो कि वो मुझसे बात करे, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। इट्स अर्जेंट। विक्रम को पर्सनल मेल भी कर दो, शत्रुपा देवी ने ऑर्डर करते हुए कहा। जी रानी मासा। पुलकित सिंह ने हाँ में सिर हिलाया। इधर राजगढ़ के पुराने पैलेस के सर्वे के लिए अधिकारी आ चुके थे। ब्यूटीफुल। गाड़ी में बैठे ही बैठे राजगढ़ के पुराने रॉयल पैलेस को देखकर एक आदमी के मुंह से निकला, इट्स रियली अमेजिंग। हमने इतना खूबसूरत पैलेस आज तक नहीं देखा। 500 साल पुराना ये पैलेस किसी भी एंगल से देखने में नहीं लग रहा है। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हम बाहर से देखकर अपनी रिपोर्ट नहीं बना सकते। इस पैलेस को पूरी तरह से देखने के लिए हमें इसके अंदर ही जाना पड़ेगा। बात तो सही है तुम्हारी, अब अंदर चलकर देखने से पता चलेगा कि अंदर के हालात कैसे हैं। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर ने अपने साथी ऑफिसर से कहा। पुरातत्व विभाग के करीब 4 ऑफिसर्स इस महल के सर्वे के लिए आए थे। गवर्नमेंट इसे हिस्टोरिकल प्लेस के रूप में रिजर्व करना चाहती थी, लेकिन बुंदेला फैमिली के पॉलिटिकल अप्रोच की वजह से ये संभव नहीं हो पा रहा था। आज भी ये पैलेस बुंदेला फैमिली के कंजर्व्ड सेक्टर में था। बुंदेला इसे एक मेडिसिटी और रॉयल होटल के रूप में डेवलप करके बनाने के बारे में सोच रही थी और इसके लिए गवर्नमेंट से उसे ग्रीन सिग्नल चाहिए था। मानना पड़ेगा राजगढ़ रॉयल पैलेस को। अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड ये करीब 1500 ईस्वी का बना हुआ है और पिछले 200 सालों से यूं ही वीरान पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी देख लो, कहीं से कोई भी डिफेक्ट नहीं दिख रहा है। एक ऑफिसर ने अपने साथी ऑफिसर की तरफ आंखों में इस पैलेस के लिए एक्साइटमेंट लिए हुए देखा। दूसरा साथी भी उसकी इस बात से फुली अग्री था। इसीलिए तो इसके ओनर का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर पुरातत्व विभाग को या फिर गवर्नमेंट को ये पैलेस हैंडओवर नहीं करेंगे। एक ने दीवारों को ध्यान से देखते हुए कहा, वैसे भी ये पैलेस हिस्टोरिकल प्लेस में कंजर्व करने लायक नहीं है। ये फुली मॉडर्न आर्ट का जीता जागता नमूना है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि 1500 ईस्वी में लोग इस तरह के आर्ट के बारे में जानते भी थे। सभी ऑफिसर अब महल के अंदर आ चुके थे और घूम घूम कर पूरे महल को देख रहे थे और साथ में कुछ खूबसूरत म्यूजियम में रखने लायक चीजों की फोटो लेते हुए उसकी लिस्ट बना रहे थे। इनके पीछे इंजीनियर और आर्किटेक्चर की भी टीम थी जो कि अभी अपना सामान सेटअप कर रही थी। उसका काम इस महल का एक प्रेजेंट नक्शा बनाना था। सब अपनी ड्राइंग और पेंसिल लेकर खड़े हो गए थे। रियली दिस आर्ट इज इंडीड प्राइस वर्दी। मैनेजर ने एक खूबसूरत सोने के कलश आकार के फ्लावर वास को हाथ में उठाते हुए कहा। ऐसे कई गोल्डन फ्लावर वास यहाँ पर हैं और उन सभी पर खूबसूरत कारीगरी की गई है। दूसरे ने भी अपने हाथ में लिया हुआ फ्लावर वास दिखाते हुए कहा। सबने ग्लव्स पहन रखे थे। इन सारे फ्लावर वास के हर एंगल से पिक्चर ले लो और सारी काउंटिंग करके एक जगह लिखना। ऐसे कुछ और फ्लावर वास उस कमरे में भी हैं और हॉल में भी। सब जगह से इनको कलेक्ट कर लेना, एक भी छूटना नहीं चाहिए। एक ने अपने साथ आए हुए हेल्पर से कहा। ओके सर। हेल्पर ने उस खूबसूरत कलश की तस्वीरें उतारनी शुरू कर दी। इधर ऑफिसर एक एक कमरे का दरवाजा खोलकर देखने लगे। धूल और जालों के कारण काफी कुछ डरावना लग रहा था। 200 सालों से बंद होने के कारण सब कुछ बिखरा पड़ा था। कई जगह सड़ी गली सीलन की गंदगी आ रही थी। सभी लोगों ने अपने नाक पर मास्क लगाया था, फिर भी बदबू इतनी तेज थी कि अंदर पैर रखा नहीं जा रहा था। लगता है काफी टाइम से बंद रहने के कारण दरवाजे में सीलन आ गई है। एक ने एक कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए कहा। काफी आश्चर्य की बात है, लगभग सारे कमरे के दरवाजे खुले हुए हैं, किसी में ताला नहीं लगा, लेकिन इसमें ताला लगा हुआ है। हो सकता है कि ये मास्टर बेडरूम हो, राजा का कमरा, और इसमें एक्सपेंसिव चीजें रखी हुई हों, इस कारण से इसे लॉक कर दिया गया हो। दूसरे ने अपना डाउट बताया। वो अभी दूसरे कमरे के दरवाजे के पास खड़ा था। हो सकता है, लेकिन देखो ना, इस ताले को लग रहा है जैसे कि सील किया हुआ है। एक ने दरवाजे के ताले को हाथ में लेते हुए कहा। पहले की बात सुनकर दूसरा ऑफिसर तेजी से उसके पास आया। कुछ तो जरूर था इस ताले के पीछे, और इतना जबरदस्त था जो कि सबकी उम्मीद और सोच से परे था। पर क्या था? अगले भाग में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। हो सकता है, लेकिन देखो ना, इस ताले को लग रहा है जैसे कि सील किया हुआ है। एक ने दरवाजे के ताले को हाथ में लेते हुए कहा।
पहले की बात सुनकर दूसरा ऑफिसर तेजी से उसके पास आया। ताले को अच्छी तरह से धागे से बांधा गया था और उस पर ला जैसी कोई चीज गिराई गई थी, जैसा कि आमतौर पर किसी भी घर को सील करने से पहले पुलिस वाले या फिर कोर्ट की अथॉरिटी करती है। पहले ऑफिसर ने अपने साथ में लाए हुए बैग में से एक कैंची निकाली और धीरे धीरे उन धागों को काटने लगा। तभी एक ठंडी हवा के झोंके के उस ऑफिसर को पूरी तरह से हिला दिया। हवा बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी थी, जैसे कि आमतौर पर पर्वतीय क्षेत्र में बहती है। इस ठंडी हवा ने ऑफिसर की रीढ़ की हड्डी तक में सनसनाहट पैदा कर दी थी। एक पल के लिए उसके हाथ से कैंची और ताला छूट गया। ऑफिसर रुक गया और इधर-उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर सामने पड़े झरोखे पर गई। वहां से हवा आने का रास्ता था और फिलहाल में वहीं से सूरज की रोशनी अंदर कॉरिडोर में आ रही थी, जिसके कारण लाइट की प्रॉपर अरेंजमेंट ना होने के बावजूद भी पूरे कॉरिडोर में अच्छी खासी रोशनी थी। मानना पड़ेगा, इस महल को बनाने वाले के दिमाग को वेंटिलेशन से लेकर लाइट की भी अच्छी व्यवस्था है। हो सकता है कि ये हवा उसे खिड़की से आई हो, ऑफिसर ने मन ही मन सोचा। पर रेगिस्तान में इतनी ठंडी हवा। ऑफिसर अभी भी अपने आप को उस बर्फ जैसी ठंडी हवा के सिहरन से बाहर नहीं निकाल पाया था। ब्यूटीफुल, ये दरवाजा भी कितना खूबसूरत है। दूसरे ने दूर से ही उस दरवाजे को पूरी नजर देखने के बाद कहा, अपनी रईसी को दिखाने में इन लोगों ने कहीं भी कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। प्योर सैंडलवुड है ये, और उसमें भी जगह जगह प्योर गोल्ड के साथ लकड़ी पर कारीगरी की गई है। दूसरे ऑफिसर ने दरवाजे की तारीफ करते हुए कहा। दूसरे की बात सुनकर पहले वाले ऑफिसर ने बहुत ध्यान से दरवाजे को देखा। क्या करें इस ताले का? वो ऑफिसर जो कि ताला खोलने की कोशिश में लगा था, ताले को देखते हुए बोला, करना क्या है? जो चाबी हमें मिली है उससे खोलकर देखते हैं। खुल गया तो ठीक है, वरना तोड़ देते हैं। दूसरे ने आराम से एडवाइस किया। उसकी एडवाइस पहले वाले को भी जच गई। जाओ की बंच लेकर आओ, सीनियर ऑफिसर ने अपने पास खड़े हेल्पर को ऑर्डर देते हुए कहा। हेल्पर चाबी लेने चला गया। तब तक ये दोनों घूम घूम कर कॉरिडोर में ही देखने लगे। जिन कमरों के दरवाजे खुले हुए थे, उन कमरों में राजाओं के रहन सहन और लिविंग स्टैंडर्ड का साफ पता चल रहा था। हर कमरे में बड़े बड़े चंदन की लकड़ी के पलंग लगे हुए थे। खूबसूरत सोने में फ्रेम किए हुए आदमकद शीशे लगे हुए थे। छत पर बेशकीमती झूमर लटका हुआ था। हालांकि सबको ढककर रखा गया था, लेकिन फिर भी उन पर इतनी अधिक धूल जमा थी कि सब कुछ क्लियर नहीं हो रहा था। ऑफिसर जब आईने के पास से गुजरा तो उसे आईने में अपनी जगह एक लड़की की तस्वीर उभरती हुई दिखी। कौन है वहाँ? ऑफिसर ने तेजी से कहा, लेकिन अगले ही पल वो लड़की गायब हो गई थी। ऑफिसर का पूरा बदन एक डर से कांप गया था। देखते ही देखते उसे कमरे का माहौल कुछ डरावना और भयानक लगने लगा था, लेकिन वो डरना नहीं चाहता था। वैसे भी पुराने बंद पड़े पैलेस का सर्वे करना ही इन लोगों का काम था, इसलिए उसने खुद को ही हिम्मत बंधाई। शायद मुझे डाउट हुआ होगा, हमारे साथ तो स्टाफ में भी कोई लड़की नहीं आई है। ये सोचते हुए ऑफिसर ने हाथ बढ़ाकर आईने से धूल साफ करना चाहा। तभी किसी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। बर्फ से भी ज्यादा इस ठंडे हाथ ने ऑफिसर की रीढ़ की हड्डी तक सिहरन पैदा कर दी थी। वो झटके से पीछे मुड़ा और एक पल के लिए वहीं जम सा गया। ऑफिसर ने आईने पर पड़ी हुई धूल साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि आईने में उसे उस लड़की की बिल्कुल साफ छवि दिखाई पड़ी। एक बंजारन जैसी लड़की। उस लड़की ने पहले जमाने के कबीले की बंजारन औरतों वाले कपड़े पहन रखे थे। एक तरह से वो लड़की इस महल की लग ही नहीं रही थी। उसकी आंखों में एक अलग सा ही ठंडापन था, बिल्कुल मौत सी ठंडक। ऐसी ठंडक जो कि आमतौर पर उन डेड बॉडीज की आंखों में देखने को मिलता है, जिनके मरते समय आंखें खुली रह जाती हैं, किसी के इंतजार में। जाने इस बंजारन की आंखें किसके इंतजार में खुली हुई थी, जो आज भी उन्हीं आंखों के साथ ऑफिसर की तरफ देख रही है। इस बंजारन की आंखों की ठंडक ने जैसे ऑफिसर की आंखों से उसके पूरे शरीर को अपने कब्जे में ले लिया था। ऑफिसर ने एक पल के लिए तो जैसे उस मौत की ठंडक को महसूस किया। ऑफिसर का पूरा बदन कांप गया और आंखें एक पल के लिए बंद हो गई। दूसरे ही पल ऑफिसर ने जब अपनी आंखें खोली, तब भी वो लड़की वहीं पर मौजूद थी और अब आंखों की ठंडक गायब हो चुकी थी। लड़की के चेहरे पर आधा घूंघट पड़ चुका था, ऐसा घूंघट जैसा कि आमतौर पर राजस्थानी कल्चर में औरतें किया करती हैं। अब आईने से दिख रहे थे तो सिर्फ उसके मुस्कुराते हुए होंठ। उसके होठों पर एक अजब सी मुस्कुराहट थी
ऑफिसर इस मुस्कुराहट के अर्थ को समझ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये लड़की अपनी मनपसंद चीज पा लेने की खुशी में मुस्कुरा रही है, या फिर इसकी बरसों से संचित कोई इच्छा पूरी हो गई है इसलिए मुस्कुरा रही है, या फिर ये मुस्कुराहट ऐसी थी जब कोई शिकारी अपने मनचाहे शिकार को अपने जाल में फंसा हुआ देखता है। जो भी हो, उसकी मुस्कुराहट बहुत ही मिस्टीरियस थी। ऑफिसर उसके इस तरह से मुस्कुराने की पहेली को सुलझा नहीं पा रहा था। तभी अचानक से ये गुलाब जैसे होंठ कुछ कहने के लिए हिले। हर हर महादेव।